नमस्कार, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास में। सुबह के बज गए हैं 7 और सुबह के 7 बजे हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने के लिए तैयार हैं। हम लोग हर सुबह 7 बजे आप सभी के साथ करते हैं मुलाकात और सुबह के बज गए हैं 7 और आप सभी से मुलाकात करने के लिए हम लोग आ गए हैं। आप सभी के साथ दोस्तों क्या करेंगे, हम लोग अपनी आज की इस क्लास को करेंगे और हर दिन जब हम लोग सुबह सुबह आपसे मिलते हैं तो हम लोग करंट अफेयर्स के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको एक एक कर आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो हमारी आज की भी इस क्लास में भी हम लोग करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत सारे आपके बेहतरीन सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारी इस क्लास का ये जो लिंक है उसको अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। यानी कि अभी तक अगर कोई साथी हमारे साथ नहीं जुड़ा हो तो आपके शेयरिंग करने वाले लिंक के जरिए वो हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारी कल की क्लास में भी हमने बहुत सारे बेहतरीन से सवालों को किया था और हमारी आज की क्लास में भी हम लोग बहुत सारे बेहतरीन सवालों को करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ करंट अफेयर्स के उन सभी बेहतरीन सवालों को देखते हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना को रखते हैं। ये सभी वो क्वेश्चन है जो हमारे प्यारे भारत देश से संबंधित हैं और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि और देश जो हैं उनसे संबंधित है, जिससे दुनिया और हमारा प्यारा भारत देश प्रभावित हुआ है, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन होने वाले हैं। पढ़ेंगे क्या हमारी आज की इस क्लास में, हम लोग करंट अफेयर्स को आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। हमारी इस क्लास को आपको शुरू से लेकर आखिर तक करना होगा। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आपको अपने मस्तिष्क में बिल्कुल भी नहीं आने देना होगा। हम हर एक चीज को बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सीधे सरल शब्दों में आप सभी के सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप देखते हैं कि सबसे पहले यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम में निवेश करने के लिए बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं में 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। भारत का एक राज्य है और इस राज्य सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा होती है, यानी कि आप क्या देखते हैं कि जो एजुकेशन होती है, प्राइमरी से पहले की जो पढ़ाई होती है, उसके अंदर अपने राज्य के अंदर हम लोग क्या है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम के तहत कैसे अपने राज्य में शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने क्या किया है, 300 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं कि हम रखेंगे। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार और मेघालय। और आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मेघालय वो राज्य है जिसने डिसाइड किया है कि ये अपने राज्य के अंदर मुख्य तौर पर आपको क्या दिखता है दोस्तों, 300 करोड़ रुपीस जो हैं वो क्या करने वाले हैं, अपनी प्रारंभिक बाल्य आस्था जो शिक्षा कार्यक्रम है उसके अंदर डालेंगे और अपने राज्य के अंदर मुख्य तौर पर जो प्री एजुकेशन होता है उसको बेहतर करेंगे। अब आपके सामने यहां पर चित्र दिख रहा है मेघालय के मुख्यमंत्री का, आपको इनका नाम बताना है। अगला सवाल है ना, कमेंट में आपको जरूर इनका नाम बता देना है। अभी आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में एक बहुत ही बेहतरीन हमारे पुरातत्वविद हुए हैं, यानी कि जो हिस्टोरियन होते हैं, जो पुरानी चीज़ों के बारे में रिसर्च करते हैं, और उनका हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि वो कौन थे। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, वहां से ये संबंधित थे। 75 साल की आयु में आप देखते हैं कि इनका निधन हो गया और ये पद्मश्री से सम्मानित थे, है ना। तो इनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है पद्मश्री इनामुल हक। पद्मश्री इनामुल हक जी 75 साल की आयु में बांग्लादेश के निवासी थे। ये हमारे बीच नहीं रहे हैं और पुरातत्वविद थे, पुरानी चीज़ों में खुदाई किया करते थे और बहुत बेहतरीन क्या है, आप देखते हैं कि इन्होंने जो चीज़ें हैं उनको ढूंढ कर निकाला था। तो पद्मश्री इनामुल हक जी जो बांग्लादेश से संबंधित है, 75 साल की आयु में अब हमारे साथ नहीं है। ठीक है, एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे जो बांग्लादेश से संबंधित थे। बढ़ते हैं आगे। एक और बहुत ही बेहतरीन सा सवाल आपकी आज की डेट से संबंधित दोस्तों। आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस वर्ष दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन से आगे निकलने का अनुमान है। अभी तक जब भी हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस देश की है, तो हमेशा सबसे पहला जवाब चाइना ही आता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक रिपोर्ट को हाल ही में लॉन्च किया है, जारी किया है, जिसमें ये बताया गया है कि आने वाले समय तक, यानी कि एक निश्चित समय तक, एक निश्चित वर्ष में भारत की पॉपुलेशन तेजी के साथ बढ़नी शुरू हो जाएगी और वो चीन को भी पीछे छोड़ देगी, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में ये आप क्या देखते हैं कि ये दिख रहा है कि जो हमारा प्यारा भारत है, जिस तेजी के साथ यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो हम क्या देखते हैं दोस्तों कि मात्र 2023 में, है ना, कि 2023 के अंदर ही, अभी 2022 में है, अभी हम लोग 2022 में है, 2023 के अंदर आप लोग देखते हैं कि ये अनुमान लगने लगे हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो पूरे तौर पर क्या कर देगी, चीन को पीछे छोड़ देगी। तो भारत के अंदर आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है और जितनी तेजी के साथ हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके ऊपर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट हम सभी के लिए बहुत ही चौंकाने वाली है, जो ये बता रही है कि साल 2023 के अंदर ही ये दिखने लग जाएगा कि भारत की पॉपुलेशन चीन से आगे जाने वाली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2023। हाल ही में आप देखते हैं कि एक रेस हुई है ना, और इस रेस में एक भारतीय महिला है जिन्होंने क्या किया है दोस्तों, पार्टिसिपेट किया है। 94 साल की हैं ये, और 94 एज की आयु में, 94 ईयर्स ओल्ड में इन्होंने क्या किया है, फिनलैंड के अंदर जो ये प्रतियोगिता थी वहां पर पार्टिसिपेट किया। 100 मीटर की ये रेस थी, और इस रेस के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक को जीता है, दोस्तों गोल्ड मेडल को जीता है। तो 94 साल की है ना भारतीय महिला जिन्होंने फिनलैंड में, आपको दिखता है कि यूरोप का ये एक देश है फिनलैंड, यहां पर 100 मीटर की रेस में क्या किया है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। इनका नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हमीदा बानो, चमकदार अब्राहम, भगवानी देवी, सरस्वती साहा या फिर अर्चना सुसिंद्रन। क्या लगता है दोस्तों आपको, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वे कौन सी बहादुर भारतीय महिला है जिन्होंने 94 साल की आयु में फिनलैंड के अंदर 100 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया है और भारत के झंडे को अपने ऊपर फहराई हुई है। और इनका नाम है भगवानी देवी। क्या नाम है दोस्तों, भगवानी देवी जी ने 94 एज की आयु में, 94 ईयर्स ओल्ड में फिनलैंड के अंदर 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक को जीत लिया है। जब लोगों से चला भी नहीं जाता उस आयु में इन्होंने 100 मीटर रेस को जीत कर दिखाया है और गोल्ड मेडल जीता है। अब एक और सवाल है, आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में मुख्य तौर पर शतरंज से रिलेटेड एक कंपटीशन हुआ जिसे कहा जा रहा है गिनोज शतरंज मास्टर्स। और गिनोज शतरंज मास्टर्स 2022 का ये जो टाइटल है ये किसने जीता, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने ऑप्शंस हैं राजा ऋत्विक, संकल्प गुप्ता, डी गुकेश, हर्षित राजा या फिर हिमांशु शर्मा। तो जीतने वाले व्यक्ति का नाम आप सभी के सामने है, 4 ऑप्शंस हैं। ये जो प्यारा व्यक्ति है बच्चों, इसने क्या किया है, गिनोज शतरंज मास्टर्स 2022 का टाइटल जीत लिया है। इनका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है दोस्तों, इनका नाम है डी गुकेश। तो डी गुकेश ने गिनोज शतरंज मास्टर्स साल 2022 का ये जो टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। आपके सामने इनका चित्र है, नाम है डी गुकेश। अभी देखिए हाल फिलहाल में आपने सुना था कि खबर आई थी कि एलॉन मस्क जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्विटर को खरीद रहे हैं, है ना। और उसी से संबंधित एक कानूनी कार्रवाई हो रही है। भैया बड़ा मजेदार किस्सा है ये। तो ट्विटर ने, जो ट्विटर कंपनी है, इसने ये कहा है कि एलॉन मस्क ने कहा था कि हम ट्विटर को खरीदने वाले हैं। एलॉन मस्क जो स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं, इन्होंने कहा था कि हम ट्विटर को खरीदने वाले हैं। तो ट्विटर ने अधिग्रहण सौदे को समाप्त करने के लिए अपने फैसले पर टेस्ला और स्पेसएक्स के जो सीईओ हैं एलॉन मस्क के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए शीर्ष कानूनी फर्म को काम पर रखा है। बात हो रही थी कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि एलॉन मस्क जो हैं वो ट्विटर को एक्वायर कर लेंगे, अधिग्रहण कर लेंगे। लेकिन आप देखते हैं कि जो ट्विटर है इसने क्या किया है कि जो डील हुई थी उस डील को कहा है कि इस डील को पूरा नहीं कर रहे हैं एलॉन मस्क। जितनी रकम तय हुई थी उतनी रकम तय नहीं हुई है, उतनी रकम हमें नहीं मिल रही है। अब कानूनी कार्रवाई, आप क्या देखते हैं कि इन दोनों का जो विवाद है ट्विटर का और एलॉन मस्क का, ये कोर्ट में पहुंच गया है। अब कोर्ट के अंदर ट्विटर ने क्या किया है, बहुत बड़ी रकम पर अपने, क्या देखते हैं कि अपनी फर्म को, जो कानून के रखवाले होंगे जो ट्विटर के लिए लड़ेंगे, उनको रखा है। तो कितने पैसे पर, है ना, कितने पैसे पर आप देख रहे हैं, कितने डॉलर पर, मुख्य तौर पर आपसे ही पूछा जा रहा है कि ट्विटर की तरफ से ये अधिग्रहण समाप्त करने की बात की जा रही है। कितने पैसे का या फिर कितने डॉलर का ये पूरा का पूरा विवाद है। तो हम देख पा रहे हैं लगभग 44 बिलियन डॉलर का ये पूरा का पूरा अधिग्रहण समझौता होगा जिसे अब समाप्त करने की बात की जा रही है। और अब ये केस कोर्ट में चला गया है, ट्विटर इसको कोर्ट में ले गया है एलॉन मस्क के खिलाफ। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में लंबाई के सबसे लंबे डबल डेकर वॉयकॉट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बना दिया। भैया डबल डेकर, आप क्या देखें कि एक तो पुल ये रहा, एक पुल ये रहा, और इस पुल के ऊपर आप देख रहे हैं कि गाड़ी चल रही है, और इसी पुल के नीचे एक और पुल है भैया जी, डबल डेकर पुल, एक के साथ एक फ्री। डबल डेकर पुल आप देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर शहर में से बनाया गया है। डबल डेकर वाइकॉर्ड, ये वर्ल्ड का सबसे लंबा डबल डेकर आपको क्या दिखता है, पुल दिखता है कि एक के साथ एक पुल, दोनों पुल ऊपर आपको दिख रहे हैं। तो ये जो पुल है इसकी लंबाई कितनी है आपसे पूछा जा रहा है, इसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसे हम लोग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, NHAI, इन्होंने महाराष्ट्र मेट्रो ने और नागपुर में क्या किया है, सबसे लंबे डबल डेकर वाइकाट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बना दिया जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। बहुत अच्छा सवाल बनता है दोस्तों ये। अभी हाल फिलहाल में एक देश है और उस देश के जो आपको दिखता है कि राष्ट्रपति हैं, उनका क्या हो गया है दोस्तों, आप देखते हैं कि उनका निधन हो गया है। इनका नाम है जोस एडुआर्टे डास सेंटोस। इनका चित्र ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से देश के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है।
अंगोला, ठीक है दोस्तों, अंगोला कर एक देश है, हमें अफ्रीका के अंदर ये देश दिखता है, और अंगोला के राष्ट्रपति हैं जोस एडुआर्डे डांस सेंटोस, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला सवाल, गुजराती में ना एक किताब लिखी गई है और इस किताब का नाम है स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो। गुजराती में लिखा है नाम स्वाधीनता संग्राम ना सुरवीरो, यानी कि स्वाधीनता संग्राम, आज़ादी की लड़ाई के संबंधित जो हमारे शूरवीर हैं उनसे संबंधित ये पूरी की पूरी पुस्तक है। इस पुस्तक का विमोचन या फिर इसको लॉन्च किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण या फिर मीनाक्षी लेखी? क्या लगता है दोस्तों, किसने मुख्य तौर पर ये जो पुस्तिका है जो लिखी गई है स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों, किसके द्वारा आप देखते हैं कि इसको लॉन्च किया गया है? तो इसको मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा क्या किया गया है, आप देख पा रहे हैं कि इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आपका ऑप्शन ई यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला सवाल, क्या आप बताएंगे कि मीनाक्षी लेखी कौन से क्षेत्र से एमपी हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, कौन से क्षेत्र से ये सांसद हैं? कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के सुवासो शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता? मिसेज यूनिवर्स डिवाइन, है ना, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का मतलब हुआ कि शादीशुदा जो महिलाएं होती हैं उनमें आप देखते हैं कि उनमें सबसे बेहतरीन कौन रही है, उसका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और ये प्रतियोगिता दक्षिण कोरिया के सुवासु शहर में आयोजित हुई। तो कौन सी महिला रही जो मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब अपने नाम कर पाई हैं? आपके सामने ऑप्शन है मुख्य तौर पर पल्लवी सिंह, आपको दिख रही हैं रोशनी वर्मा, सोनिया तिवारी, डॉली सिंह और रुचिका त्रिपाठी। तो आपको दिखता है कि मुख्य तौर पर भारतीय ये जो हमारी महिला हैं पल्लवी सिंह जी, इन्होंने क्या किया है, साल 2022 का मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब या फिर टाइटल अपने नाम कर लिया है। और ये जो कंपटीशन था ये दक्षिण कोरिया में हुआ था। अगला सवाल है कि दिल्ली में विज्ञान भवन में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी यानी कि मीटिंग को आयोजित किया गया और इसमें यह बताया गया कि भारत के अंदर हमारा जो डिफेंस DRDO है वो कैसे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नई नई मशीनों को बना रहा है, उसकी प्रदर्शनी भी की गई। तो मीटिंग भी हुई और उसकी प्रदर्शनी भी हुई। इसकी जो शुरुआत थी वो किसने करी है ना, आप देखते हैं कि IDEF ये आप देखते हैं कि 11 जुलाई सन 2022 को आप देखते हैं कि ये प्रोग्राम हुआ विज्ञान भवन दिल्ली के अंदर। और इसके जो आप क्या देखते हैं कि मुख्य तौर पर प्रदर्शनी या फिर संगोष्ठी थी, इसको शुरू किसने किया? नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, अजीत डोभाल या फिर S जयशंकर? भारत के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा इसकी क्या की गई बच्चों, आप देखते हैं कि शुरुआत की गई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही बनता है। क्लियर है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल आप सभी के सामने है। IFAD के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में आप देखते हैं कि IFAD के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने वाले व्यक्ति कौन है, और आप देख पा रहे हैं कि IFAD के प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं, इनका नाम है अल्वारो लारियो। ये जो है दोस्तों IFAD के नए प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, अल्वारियो नारियो, है ना। परिमाण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान का जियो पोर्टल है? परिमाण कर आप देखते हैं कि एक पोर्टल बनाया गया है, ज्योग्राफिकल पोर्टल है ये। तो ये इनमें से किस क्षेत्र का ज्योग्राफिकल पोर्टल है? हैदराबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि आप देखते हैं कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन, उसी के साथ मुंबई, चेन्नई और बेंगलोर। तो आप देखते हैं कि जियो पोर्टल फॉर नेशनल कैपिटल प्लानिंग बोर्ड, है ना। तो दिल्ली और उसी के आसपास के जो हमारे शहर हैं, जैसे दिल्ली हुआ, बहादुरगढ़ हुआ, गुड़गांव हुआ, फरीदाबाद हुआ, है ना, ये जो दिल्ली और NCR का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसका आप देखते हैं कि जियो पोर्टल एक लॉन्च किया गया है और इसी को क्या नाम दिया गया है दोस्तों? इसी को नाम दिया गया है परिमाण कर ये जो जियो पोर्टल मौजूद है, ज्योग्राफिकल पोर्टल, ये भारत के NCR क्षेत्र को बताता है। NCR यानी कि दिल्ली और उसके आसपास के शहरों को मिलाकर जो इलाका बनता है। हाल ही में आप देखते हैं कि मुख्य तौर पर जो श्रीलंका है वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। वहाँ के राष्ट्रपति के जो भवन था उस पर कब्जा कर लिया गया, है ना। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि वहाँ के जो चुने हुए प्रधानमंत्री थे वो अभी चुने गए थे, है ना, वो भी चुने गए थे और इन्होंने क्या करा, जनता के आक्रोश के आगे अपने पद को छोड़ दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो आप देखते हैं कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये कहा है कि अब देश को सभी देशों की जो देश के अंदर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो क्या करेंगे, सभी मिलकर चलाएंगे, है ना। तो श्रीलंका के जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे वो अपने पद को छोड़कर चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि अब सर्वदलीय सरकार बनेगी। हर
जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है वो देश को चलाएगी। तो इनका नाम क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। रानिल विक्रमसिंघे, है ना, विक्रमसिंघे, रानिल विक्रमसिंघे, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पद को छोड़ दिया है। श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, अब भूतपूर्व हो गए और अब देश के अंदर ये सर्वदलीय सरकार चलाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमने आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के इन सभी बेहतरीन से सवालों को किया। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। अब हम लोग आप सभी के साथ मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे और बेहतरीन तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, आप सभी के साथ सुबह 7 बजे अपनी जो कल हमारी क्लास होगी उसमें कुछ बेहतरीन से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो 2 सवाल मैंने आपसे पूछे थे दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था कि जो मीनाक्षी लेखी हैं वो कौन से क्षेत्र से आपको MP दिखती हैं, सांसद दिखती हैं, तो ये बता दीजिए अगर आपको पता है। और उसी के साथ साथ फिर हमने एक और सवाल पूछा था, वो क्या पूछा था, है ना, आपसे पूछा था कि मेघालय के मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है, ये आपको बता देना है। तो ये 2 क्वेश्चंस होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप इनका आंसर ज़रूर कमेंट्स में बताएंगे। आप लोगों से मुलाकात करेंगे कल सुबह 7 बजे। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।